Hello everyone, a very happy morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh, and we are going to start the new chapter of biology, that is cell cycle and cell division. Okay, so let's start cell cycle and cell division. ठीक है, तो सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो सेल के अंदर में जो भी इवेंट्स होती हैं, जैसे डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमेटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया, ये जो सारे इवेंट्स हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं. और सेल डिवीजन क्या होता है, सेल जब टूटता है दो सेल्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं. तब ये जो सेल डिवीजन है वो क्यों होता है, व्हाई देयर इज सेल डिवीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या बेसिस है सेल डिवीजन का, क्यों सेल डिवीजन जरूरी है. ठीक है, तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स. जब भी सेल की साइज इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसका बेसिकली साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, उसकी न्यूक्लियस जो है वो सेम रहती है. ठीक है, तो जब साइटोप्लाज्म की साइज जो है वो एक्सेस हो जाएगी, तो न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू कंट्रोल द साइटोप्लाज्म. इसीलिए क्या होगा, जब भी साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जब भी डिस्टर्ब होगी, तो सेल जो है वो डिवाइड करते हैं. ठीक है, सो दैट इज द थिंग, द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन इज डिस्टर्बेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है वो फिक्स होनी चाहिए, हर एक टाइप के सेल्स के लिए वो फिक्स होती है. अगर वो एक्सीड कर जाती है अपने नॉर्मल वैल्यू से, तब सेल जो है वो डिवाइड करता है. ठीक है, इस जो रेशियो होती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की, जो रेशियो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स. सो दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, VN/VC. VN क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, एंड VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो इसकी रेशियो जब डिस्टर्ब हो जाएगी, देन द सेल विल डिवाइड. फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. सेल डिवीजन कितने तरह के होते हैं, तो सेल डिवीजन आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स के सेल डिवीजन होती है. एमिटोसिस होती है, मिटोसिस होती है और मियोसिस होती है. ठीक है, अमिटोसिस क्या होता है, अ मीन्स नो, मिटोसिस का मतलब क्या, थ्रेड. जब कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बने तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अमिटोसिस. मिटोसिस क्या होता है, जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म होते हैं तो उसको हम लोग मिटोसिस बोलते हैं. और ये इक्वेशनल टाइप का डिवीजन है. हम लोग देखेंगे जो भी डीएनए, जो भी क्रोमोसोम्स बनेंगे वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. जबकि मियोसिस क्या, रिडक्शनल डिवीजन है. सो वी ऑल डिस्कस दिस ऑल थिंग्स इन डिटेल. बेसिकली जो अमिटोसिस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमिटोसिस कॉल्ड एज, अमिटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रोमेटिन फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट सेल डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन होती है, न्यूक्लियस के अंदर कंस्ट्रक्शन होती है और सेल डिवाइड कर जाता है. ठीक है, मिटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डिवीजन, बिकॉज इसमें स्टेप बाय स्टेप सेल डिवीजन होती है. ठीक है, तो अभी हम लोग इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग अमिटोसिस को कर लेते हैं. छोटी सी टॉपिक है. ठीक है, अमिटोसिस क्या है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट डिवीजन. इसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं होगा, सीधा जो है कंस्ट्रक्शन होगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अंदर में, और सेल डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, ये जो अमिटोसिस है इसको डिस्कवर किया था जिन साइंटिस्ट का, उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ही डिस्कवर्ड द अमिटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो पर्टिकुलर सेल है, और इस सेल के अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इधर क्रोमेटिन है. ठीक है, तो इस सेल के अंदर में क्या हो रहा है, पहले जो न्यूक्लियस है उसके अंदर में एक कॉन्स्ट्रक्शन बन रही है, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और उसके बीच में एक इन्वेजिनेशन बन रहा है, एक इनफोल्डिंग्स बन रही है. ठीक है, फिर उसके बाद से साइटोप्लाज्म के अंदर में इन्वेजिनेशन बनेगा, एक इनफोल्डिंग बनेगी. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस भी थिनर हो जाएगा और साइटोप्लाज्म भी थिनर हो जाएगा, और फिर वो टूट जाएगा 2 इक्वल हाफ्स में. ठीक है, इस तरह से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, क्लियर एवरीवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियस विल कंस्ट्रक्ट, then cytoplasm will constrict, and this constriction lead to the cell division. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, कोई स्पिंडल फाइबर जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डायरेक्ट डिवीजन. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिवीजन बोलते हैं. और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूटती नहीं है, डिसअपियर नहीं होती है. ठीक है, जैसे दूसरे जो सेल डिवीजन है मिटोसिस और मियोसिस, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, पर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल नॉट डिसअपियर, इट विल बी मेंटेन्ड. सो इट इज इंटैक्ट
फिर इसमें स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, पहले क्या होगा, न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद से न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन के बाद से साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। फिर जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो न्यूक्लियस के अंदर में कंस्ट्रक्शन बन रही है, यहाँ साइटोप्लाज्म में कंस्ट्रक्शन हो रही है, फिर दो सेल्स डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मिटोसिस? कि ये डॉटर सेल्स जो बनेंगे वो अनइक्वल साइज के भी हो सकते हैं और इक्वल साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के चलते हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिड इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन आ रहा है और सेल डिवाइड हो रहा है दो में, तो सेल कहीं पे भी उसके कंस्ट्रक्शन आ सकता है, कहीं पे उसके इन्वेजिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो डॉटर सेल्स होंगे वो जरूरी नहीं कि इक्वल साइज के होंगे, वो अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कैसी होगी, अनइक्वल होगी। एज द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज अनइक्वली डिवाइडिंग, अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या कि जो उसके अंदर क्रोमेटिन है वो भी अनइक्वल होगा, ठीक है। सो दिस आर द टू ड्रॉबैक्स ऑफ द ओमिटोसिस। उसके बाद से नेक्स्ट हमको देखना है, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डिस्कस इज ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ओमिटोसिस के? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ओमिटोसिस? प्रोकैरियोट्स जो है वो इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। जो भी प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाइज आर द एग्जांपल ऑफ द ओमिटोसिस। उनके अंदर में सिर्फ न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन होती है, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन होती है और सेल डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। दूसरे इसके एग्जांपल है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जैसे कि पैरामीशियम इज एग्जांपल ऑफ ओमिटोसिस। फिर ओल्ड प्लांट सेल आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ ओमिटोसिस, जो पुराने प्लांट के सेल्स हैं वो भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। फिर कॉन्ड्रोसाइट्स, दो तरह की सेल्स होती है हमारी बॉडी को, वन इज कॉन्ड्रियोसाइट, अनदर इज ऑस्टियोसाइट। तो जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है। तो कॉन्ड्रियोसाइट्स के अंदर भी क्या होती है, ओमिटोसिस टाइप की डिवीजन होती है, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो सेल्स हैं, जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, एलेंटोइस हो गया, ये सब हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, उसके अंदर में भी देयर इज अ ओमिटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो ये तो हमने ओमिटोसिस टाइप का सेल डिवीजन पढ़ लिया। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है। मैंने बताया कि सेल साइकिल क्या होता है, जो भी सेल के अंदर में इवेंट्स होंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, डीएनए की डुप्लीकेशन होगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ब्रेक होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगा, क्रोमोसोम जो है वो सेंटर में अलाइन होंगे, वो पोल के टुवर्ड्स मूव करेंगे। तो जो भी इवेंट्स होंगे ना सेल के अंदर में, सेल डिवीजन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल साइकिल बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, द साइक्लिक सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स इन अ लाइफ ऑफ अ सेल। सेल के अंदर में जो भी स्टेप बाय स्टेप साइक्लिक जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ की जो ड्यूरेशन है उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, ठीक है। अब ये सेल साइकिल दो स्टेप्स में होगा। पहला क्या है, इंटरफेज, दूसरा क्या होता है, एम फेज। एम फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, और इंटरफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं और ग्रोथ फेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो आप मेडिकल के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम किस चीज में लगती है, आपको प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगता है या फिर एग्जाम देने में ज्यादा टाइम लगता है? एग्जाम तो 3 आवर्स का ही होता है, ठीक है, पर जो प्रिपरेशन का टाइम है वो 2 साल लगते हैं कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सेल साइकिल होगी उसमें जो इंटरफेज है उसमें ज्यादा ड्यूरेशन लगता है। 95% जो टाइमिंग लगती है सेल साइकिल में वो इंटरफेज में लगता है, यानी कि सेल को प्रिपेयर होने में लगता है डिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो जो सेल की प्रिपरेशन होती है, सेल के अंदर में जो भी प्रिपरेशन है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गया, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, ये सारी जो इवेंट्स होती हैं इनके प्रिपरेशन में जो टाइम लगता है, जो ड्यूरेशन लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज, ओके। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिपरेटरी फेज, ग्रोथ फेज और रेस्टिंग फेज, ठीक है। और 95% टाइम जो है वो कौन ऑक्युपाई करता है, दिस इंटरफेज इज ऑक्युपाइंग, क्योंकि ये प्रिपरेशन के लिए फेज है। आपको मेडिकल के प्रिपरेशन में ज्यादा टाइम लगता है, एग्जाम तो बस 3 आवर का ही होता है। 3 घंटे में आपने अच्छे से एग्जाम लिखा तो आप मेडिकल क्रैक कर पाते हो, अगर नहीं लिखा तो रह जाते हो, ठीक है। वैसे ही इसमें भी
जो प्रिपरेटरी फेज है वो 90% टाइम का 95% टाइम लगता है इसमें। फिर उसके बाद से इंटरफेज के अंदर में फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है G1 फेज जिसको कि हम लोग ग्रोथ 1 फेज या गैप 1 फेज बोलते हैं, दूसरा S फेज होता है जिसको कि हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और तीसरा होता है G2 फेज जिसको कि गैप 2 फेज बोलते हैं या ग्रोथ 2 फेज बोलते हैं। ठीक है, तो G1 फेज पहले हम लोग देखेंगे। G1 फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ 1 फेज या फिर गैप 1 फेज। S फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज, और G2 फेज को ग्रोथ 2 फेज और गैप 2 फेज। फिर M फेज आता है। M फेज यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज। यहाँ पे जो सेल है वो मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2 में डिवाइड करेगा, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं। किसी किसी बुक में M फेज को मिटोसिस फेज भी लिख दिया गया है, पर वो गलत है। ठीक है, तो ज्यादा करेक्ट क्या है? M फेज मीन्स क्या? मल्टीप्लिकेशन फेज। ये डिवाइडिंग फेज है, सेल डिवाइड करता है। इसमें पहले कार्योकिनेसिस होती है, फिर साइटोकिनेसिस होती है। कार्यो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो जो न्यूक्लियस की डिवीजन होगी इसको हम लोग बोलते हैं कार्योकिनेसिस, और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकिनेसिस। सो साइटो मीन्स सेल एंड काइनेसिस मीन्स व्हाट? डिवीजन। ठीक है, और ये जो M फेज है वो शॉर्टेस्ट फेज है सेल साइकिल का। इसमें कितना टाइम लगता है? 5% टाइम लगता है इसमें, और 95% जो टाइम है वो इंटरफेज में लगता है। ठीक है, M फेज के अंदर में फर्दर 2 फेजेस होते हैं। कार्योकिनेसिस मैंने बताया, कार्यो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब क्या? डिवीजन। तो जो न्यूक्लियस की डिवीजन है उसको हम लोग कार्योकिनेसिस बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है उसको साइटोकिनेसिस। अब ये कार्योकिनेसिस भी फर्दर 4 तरह का होगा: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से अभी थोड़ी देर में। ठीक है, फिर उसके बाद से जो सेल साइकिल है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन लगता है। कुछ में वो कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है, कुछ में घंटों लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया है। ईच सेल के अंदर में जो सेल डिवीजन है उसको होने में 90 मिनट्स लगते हैं। तो सेल साइकिल इज हैपनिंग इन द ईच सेल इज जस्ट 90 मिनट्स, जबकि एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई में जो सेल साइकिल है उसको होने में 10 मिनट्स ही लगते हैं। ह्यूमन में जो सेल साइकिल है दैट विल टेक प्लेस इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स में सेल साइकिल होती है ह्यूमन के अंदर में। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन हो गया। तो हम लोगों ने पूरा सेल साइकिल के बारे में बेसिक चीजें, एक आइडिया लगा दिया कि सेल साइकिल में होगा क्या। 2 चीजें होगी, एक इंटरफेज होगा, दूसरा M फेज होगा। इंटरफेज में 95% टाइम लगेगी, इसमें गैप 1 फेज होगा, S फेज होगी और G2 फेज होगी। और उसके बाद से जो M फेज है यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज है उसमें कार्योकिनेसिस होगी, फिर साइटोकिनेसिस होगी। कार्योकिनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तब ये दोनों जब स्टेप हो जाएंगे तो सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब इन सारे स्टेप्स को हम लोग थोड़ा थॉरली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक आइडिया लगाया। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी दिस 2 theories in a bit detail. ठीक है, तो ये इंटरफेज के अंदर में मैंने बताया 3 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। G1 फेज में क्या क्या चीजें होती हैं? जो भी अगर मान लो कि हमको जो है वो 2 चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मेरे पास एक पेपर है जिसमें कि मेरा नोट्स है और मुझे 2 स्टूडेंट्स को देने हैं। ठीक है, तो मैं अगर उसको टीयर करके दूंगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आधा आधा ही जा पाएगा, वो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अगर हमको दोनों स्टूडेंट को बराबर इन्फॉर्मेशन देना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल गो फॉर द फोटो कॉपी। ठीक है, मैं उसकी फोटो कॉपी बनाऊंगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि जो डीएनए है उसको इक्वली डिवाइड करना है, उसको 2 इंडिविजुअल्स को इक्वली देना है। इसीलिए यहाँ पे डीएनए का, सेंट्रियोल्स का, सबका क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा। जो ऑर्गेनल्स हैं उनको भी इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनकी भी क्या होगी? डुप्लीकेशन होगी। तो ये सारे जो डुप्लीकेशंस होते हैं, ये जो प्रिपरेशन होती है प्रोटीन्स की, वो सब कहाँ होता है? इंटरफेज में होता है। ठीक है, तो इसमें गैप 1 फेज और G1 फेज में क्या होता है? सबसे पहले प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, जो भी प्रोटीन चाहिए डीएनए की कॉपिंग करने के लिए, डीएनए को 1 से 2 बनाना चाहिए, बिकॉज 2 इंडिविजुअल्स के अंदर में हम लोग को इक्वल अमाउंट में डीएनए देना है। दैट्स वाई प्रोटीन सिंथेसिस होगी जो डीएनए का डुप्लीकेशन कर सके। आरएनए सिंथेसिस होगी। ठीक है, सेल साइज विल इंक्रीज एंड ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म विल बी देयर। तो गैप 1 फेजेस में क्या क्या चीज होंगी? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, आरएनए की सिंथेसिस होगी, सेल साइज इंक्रीज होगा और साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा।
एटीपी की सिंथेसिस भी होगी। एटीपी किस लिए जरूरी है? अब इतने सारे डीएनए को डबल करना है, इतने सारे ऑर्गेनेल को डबल करना है, उसके लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है। ठीक है, तो एटीपी की भी सिंथेसिस होगी G1 फेज में, और ये जो G1 फेज है वो लार्जेस्ट फेज है, ये जो इंटरफेज है उसके अंदर में। ठीक है, ये 11 आवर्स का होता है। फिर एस फेज है, एस फेज में क्या होता है? क्रोमेटिन का डुप्लीकेशन होता है। क्रोमेटिन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक हिस्टोन प्रोटीन आता है, दूसरा डीएनए आता है। ठीक है, दोनों ही चीजें डुप्लीकेट होंगी, तो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है? ये डीएनए को बाइंड करके रखता है। ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग में कौन हेल्प करता है? हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है। तो अगर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पैकेजिंग वाला मटेरियल भी डबल होना चाहिए और डीएनए भी डबल होना चाहिए, तभी तो दोनों सेल्स में डीएनए की पैकेजिंग हो पाएगी। ठीक है, तो एस फेज में बेसिकली डुप्लीकेशन का काम होता है डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। यहाँ पे जो सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स हैं, जो कि बेसिकली सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका भी डुप्लीकेशन का होता है, सिंथेसिस फेज में होती है, एस फेज में होती है। फिर लास्ट फेज क्या हमारा? G2 फेज। G2 फेज में बेसिकली क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ फ्यू प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, जो बचे हुए कुछ प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस कहाँ होगी? G2 फेज, G2 फेज में होगी। ठीक है, सो प्रोटीन्स, फ्यू प्रोटीन्स एंड आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। और बेसिकली जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा G2 फेज में वो कौन सी प्रोटीन है? ट्यूबुलिन प्रोटीन इज सिंथेसाइजिंग इन द G2 फेज। ठीक है, तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है वो सारे सिंथेसाइज हो जाएंगे G1 फेज में ही, पर कुछ बचे हुए प्रोटीन हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं G2 फेज में, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन इज सिंथेसाइजिंग इन द G2 फेज। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनेल हैं उनकी डुप्लीकेशन कहाँ होती है? G2 फेज में। अब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, इन सबको दो दो चाहिए हमको, बिकॉज दो सेल्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वी रिक्वायर 2, तो इसके लिए इनकी भी डुप्लीकेशन करनी होगी। ये सारी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो प्रिपरेटरी फेज के G2 फेजेस में क्या करना होगा? इनकी डुप्लीकेशन करनी होगी। सो दिस इज द इंटरफेज की सब फेजेस। फिर हम लोग एक सेल साइकिल की एक ओवरव्यू देखेंगे, एक डायग्राम देखेंगे। अब सेल साइकिल जो है वो, उसमें मैंने बताया कि 95% जो टाइम होता है वो किस में होता है? इंटरफेज में। तो ये जो है वो यहां से लेकर के यहां तक जो फेज है, दिस इज व्हाट? दिस इज द होल इंटरफेज। इंटरफेज है, इंटरफेज में 3 फेजेस हैं। कौन कौन से सब फेजेस हैं? 3। G1 फेज जिसमें कि 11 आवर्स, जो ह्यूमन की सेल साइकिल उसमें 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें कि 23 आवर्स किस में लगते हैं? इंटरफेज में, प्रिपरेटरी फेज में, और 1 आवर किस में लगता है? एम फेज में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फेज में। तो इसमें भी G1 फेज जो है वो सबसे लंबा फेज होता है, जिसमें कि 11 आवर्स लगते हैं। एस फेज में 8 आवर्स लगते हैं और G2 फेज में 4 आवर लगते हैं। तो 11 प्लस 8 इज 19 और 19 प्लस 4 इज 23। ठीक है, तो 23 आवर जो है वो किस में लगता है? 23 आवर विल टेक प्लेस इन द इंटरफेज। और जो एम फेज है उसमें 1 आवर लगता है। इसमें क्या होगी? 2 स्टेप्स होता है ना, एक जो मैंने व्हाइट कलर में लिखा है दैट इज कार्योकिनेसिस। कार्योकिनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोकिनेसिस में एक ही फेज है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो एम फेज जो है वो कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर लग रहा है उसमें। और आई फेज में कितना टाइम लग रहा है? आई फेज में 23 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो पहले जो है प्रिपरेशन हो जाता है G1 फेज, फिर एस फेज, फिर G2 फेज, फिर प्रिपरेशन के बाद पहले कार्योकिनेसिस होती है, फिर साइटोकिनेसिस होती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। उसके बाद से कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि G1 फेज के बाद आगे नहीं जाते हैं, एस फेज में नहीं जाते हैं और सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, उन पर्टिकुलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इन द क्विनेसेंट फेज। वो जो सेल्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? G0 फेज में चला गया या फिर वो क्विनेसेंट फेज में चला गया, वो इनएक्टिव हो गया है, वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो if in G1 a cell decides not to go in division, said to be in quiescent और G0 फेज। अगर G1 के बाद वो S फेज में नहीं जाए और सेल जो है वो सेल साइकिल से बाहर निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? G0 फेज और क्विनेसेंट फेज। इसके एग्जाम्पल क्या है? कार्डियक सेल, न्यूरल सेल और मसल सेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ G0 फेज। फिर एक और चीज आपको याद रखना है
कि जब भी सेल जो है वो G2 फेज में आ जाएगा, यानी कि G1 फेज को जब वो लीव कर देगा, उसके बाद सेल डिवीजन तो होना निश्चित ही है, ठीक है। तो जब तक वो सेल डिवीजन G1 फेज में, तब तक सेल डिवीजन को रोका जा सकता है, पर एक बार वो G1 फेज से G2 फेज में आ गया तो उसके बाद से सेल डिवीजन होना निश्चित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी, और बेसिकली सेल साइकिल के बारे में हमने पढ़ लिया, जो भी सब फेजेस हैं इंटरफेज के उसके बारे में पढ़ लिया, और हमने अमिटोसिस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिटोसिस और मियोसिस को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसको आप पढ़ के आइएगा, बिकॉज आगे वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोरिलेटेड है इससे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।